मॉर्निंग स्टूडेंट, कल हमने शैक्षणिक अवसरों की समानता के संदर्भ में पढ़ा था। आज हम भारतीय संविधान की जो धाराएं हैं वो क्या कहती हैं। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एक्ट 28, 29, 30, 350 एंड 351 में क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मीन्स आर्टिकल 28 फ्रीडम एज अटेंड्स और रिलीजियंस इंस्ट्रक्शंस, वो क्या है। राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले फंड से चलने वाली शैक्षणिक संस्थाओं में किसी भी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे, ये आर्टिकल 28 कहता है। इसके साथ साथ ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं जिनका संचालन राज्य द्वारा होता है लेकिन जिनकी स्थापना किसी ट्रस्ट द्वारा की गई है, जो यह मांग करते हैं कि ऐसी संस्थाओं में धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे, ये आर्टिकल 28 कहता है। अब आर्टिकल 29 अनुच्छेद 29 क्या कहता है। वो कहता है कि राज्य सरकार के फंड से पूर्ण तौर पर चलाई जाने वाली शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ शिक्षण संस्थाओं पर लागू वो चीजें जिनमें धार्मिक अनुदान या कोई ट्रस्ट के माध्यम से ऐसी शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है, तो ऐसी शिक्षा, धर्म से रिलेटेड शिक्षा संस्थानों में इस तरीके से नहीं दी जाएगी। उसके बाद आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। वो क्या कहता है कि भारतवर्ष अथवा इसके किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के वर्ग जिनकी अपनी एक अलग भाषा, लिपि, संस्कृति होती है, उसे बोलकर दूसरे तक पहुंचाने का अधिकार है। इसके साथ साथ किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा चलाई जाने वाली और राज्य के फंड से सहायता प्राप्त चलाने वाली शैक्षणिक संस्थाओं केवल धर्म, संप्रदाय, जाति, भाषा, इनमें से किसी प्रकार पर एक आधार पर प्रवेश करने से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कि जो है भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो किसी भी संस्था में प्रवेश ले सकते हैं। तो ये आर्टिकल 29 यहाँ पर ये प्रावधान रखता है। उसके बाद आर्टिकल जो है 30 क्या कहता है कि सभी अल्पसंख्यक वर्ग, चाहे वो धर्म और भाषा के आधार पर हों, और अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने और चलाने का अधिकार रखते हैं। उसके बाद आर्टिकल 350A क्या कहता है। 350A प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वो प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषीय संबंधी जातियों के बच्चों की मातृभाषा के शिक्षण हेतु समुचित सुविधाएं प्रदान करे। राष्ट्रपति किसी भी राज्य को इस दिशा निर्देश दे सकता है और इन सुविधाओं की व्यवस्था वो करा सकता है। उसके बाद आर्टिकल 351A क्या कहता है। वो हिंदी के प्रचार पर और हिंदी के विकास पर बल देता है। वो कहता है कि 350A राष्ट्रीय भाषा का विकास हिंदी का प्रमुख उत्तरदायित्व है, हिंदी प्रमुख केंद्रित है।
यह भाषा भारत की मिश्रित संस्कृतियों के लोगों के निर्देश का माध्यम है। शिक्षा मंत्रालय ने इस दिशा निर्देश में योग्य कदम उठाए हैं। ये कहने का मीनिंग हमारा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इस धर्मनिरपेक्ष देश में अगर देखा जाए तो भाषाई आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें जो है इन धाराओं में रही हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया है 28, 29, 30, 350A और 350B को। इसके अंदर कुछ प्रावधान किए गए हैं। भारतीय शिक्षा में समानता और निष्पक्षता को प्राप्त करने के कुछ कदम उठाए हैं। उनमें जो है क्या क्या चीज़ें स्थापित की गई हैं शिक्षा को लेके, एजुकेशन को लेके। इनमें सबसे पहले प्राइमरी विद्यालय खोले गए हैं, माध्यमिक स्तर के विद्यालय खोले गए हैं और प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भारत में किया गया है कि जो है देश के नागरिकों को, विद्यार्थियों को जो है प्राइमरी लेवल की शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्राइमरी शिक्षा जो है वो मैंडेटरी और निःशुल्क प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ सार्वजनिक विद्यालय की स्थापना व्यवस्था की गई है, जिसमें कॉमन स्कूल सिस्टम आते हैं। उसके बाद नेबरहुड स्कूल जो है उनका भी प्रावधान किया गया है। इसके बाद नवोदय विद्यालय का प्रावधान किया गया है, जिसमें बच्चों की गुणवत्ता परक शिक्षा देने पर बल दिया गया है। नेक्स्ट, पब्लिक स्कूलों में स्थानों का स्थानांतरण किया गया है। रिजर्वेशन है सीटों के लिए कि बच्चे एजुकेशन जो है वो हासिल कर सके और अपने जीवन का विकास कर सके। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा को भी जो है अधिक महत्व दिया गया है। यूनिवर्सलाइजेशन किया गया है प्राइमरी शिक्षा का, जिसके माध्यम से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को जो है विकास पथ पर लेके जा सकते हैं। उसके साथ साथ हायर एजुकेशन में भी जो है महत्वपूर्ण जो है सुविधाएं विद्यार्थियों को प्रदान की गई हैं, जिसमें विशेष रूप से नारी शिक्षा पर बल दिया गया है, वुमेन एजुकेशन पर बल दिया गया है, ताकि महिलाओं की स्थिति में जो है सुधार हो सके और वो शिक्षा के माध्यम से अपने आप को उच्चतम शिखर पर देख सकें। कहने का मीनिंग ये है कि नारी शिक्षा, वुमेन एजुकेशन को पूरे भारत में एक समान दृष्टि से देखा गया है और कहीं न कहीं नारी को शिक्षित करने पर विशेष रूप से बल दिया गया है। उसके बाद अनुसूचित जातियों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के लिए भी प्रावधान है, जिसमें जो है ऐसे बच्चों को जो जनजातीय बच्चे हैं या फिर जो है विद्यालयों में नहीं आ जा सकते, उनको जो है कहीं न कहीं किसी तरीके से जो है प्राइमरी विंग की शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष कदम जो है वो उठाए गए हैं। प्रारंभ प्रोसेस में, अवस्था में जनजातीय लोगों को जनजातीय भाषा में ही जो है शिक्षा वो प्रदान की जाती है। साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखा जाए तो ऐसे बच्चों के लिए जो है ऐसे युवकों के लिए विशेष रूप से जो है वो प्रशिक्षण शिक्षा के माध्यम से दिया जाता है, ताकि वो अपने जीवन में उन्नति हासिल कर सके। नेक्स्ट है विकलांगों के लिए शिक्षा का भी प्रावधान है। एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्ड बच्चों को जो है शिक्षा का प्रावधान है, जिसमें वो जो है किसी भी तरीके से पिछड़े नहीं, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस न करें, समाज की एक धारा से जोड़ने का कार्य किया गया है, ताकि वो समाज से अलग धारा में अपने आप को न सोचे। ठीक है। उसके बाद प्रौढ़ शिक्षा, अडल्ट एजुकेशन का भी प्रावधान वो किया गया है, जिसमें 15 से 35 वर्ष की आयु के अशिक्षित जो है लोगों को शिक्षा का प्रावधान है, और ये 1986 की पॉलिसी के अंडर आता है। उसके बाद नेक्स्ट है पत्राचार, डिस्टेंस एजुकेशन,
के माध्यम से भी शिक्षा का प्रावधान है। डिस्टेंस एजुकेशन में शिक्षा का प्रावधान ये है, जो विद्यार्थी, जो बालक जो है दूर दराज एरिया में रहते हैं, उनको पत्राचार के माध्यम से शिक्षा जो है वो दी जाए, ताकि वो शिक्षा ग्रहण करके अपने आप में संपन्नता को हासिल करें, अपने आप में जो है वो शिक्षित हों और देश को, राष्ट्र को एक नई धाराओं के साथ जोड़ने का भी काम किया गया है। और कहीं न कहीं पत्राचार के माध्यम से बहुत सी ऐसी चीज़ें, जैसे हमारे जो है इंदिरा गांधी मुक्तक विश्वविद्यालय की स्थापना नई दिल्ली में की गई है, जो डिस्टेंस एजुकेशन को लेके जो है विशेष रूप से बल देती है। और कहीं न कहीं इसके माध्यम से हमारे देश के बहुत से नागरिक जो है लाभार्थ हैं और अपने जीवन को उच्चतम शिखर पर लेके जा रहे हैं और अपने जीवन का विकास कर रहे हैं। साथ साथ अगर देखा जाए तो पत्राचार ने कहीं न कहीं जो है दूरी को कम करने का कार्य किया है शिक्षा के माध्यम से, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि पत्राचार जो है शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन, वो भारत में पूर्ण निष्ठा के साथ अपना कार्य कर रही है। वह दिन दूर नहीं है जब देश और देश के वासी इन जो है प्रयासों के माध्यम से हमेशा लाभान्वित होते रहेंगे, उनको जो है इसका एडवांटेज मिलता रहेगा। ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जो है ज़रूरी भी है कि हमारे देश के नागरिकों को हर तरीके की फैसिलिटी वो प्रोवाइड हो और वो एजुकेशन के माध्यम से अपने जीवन का विकास करते रहें और विकास के चरम पथ पर पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। और यहीं पर बच्चे, ये टॉपिक हमारा शैक्षणिक अवसरों की समानता और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की धाराओं में क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में हमने जो है आपको बताया है, जो कि जो है जो धाराएं हैं वो 28, 29, 30 जो है 350A और 351A के बारे में हमने जो है इसमें डिस्कस किया। फिर हमने हर पहलुओं को लेके कि शैक्षणिक अवसरों की समानता में क्या क्या प्रावधान वो किए गए हैं, जैसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में हमने पढ़ा, छात्रवृत्तियों के बारे में हमने पढ़ा, डिस्टेंस एजुकेशन को लेके भी पढ़ा, जो स्त्री शिक्षा है उसके बारे में भी हमने पढ़ा, विकलांगों की शिक्षा को लेके भी हमने पढ़ा और उनके महत्व को भी जाना। साथ साथ अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटी के लिए जो है सरकार ने क्या प्रावधान किए हैं उनके बारे में भी हमने जो है पढ़ा। साथ साथ अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बारे में भी हमने जो है इस टॉपिक में डिस्कस किया। साथ साथ लास्ट में प्रौढ़ शिक्षा को लेके भी हमने अपने विचार व्यक्त किए कि प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से भी बहुत ही बेनिफिट हमारे देश के नागरिकों को हों और वो अपने जीवन में उन्नति और प्रगति हासिल करें। ये सब हमने इस जो है शैक्षणिक अवसरों की समानता के अंदर ये कंटेंट पढ़े। और कल हम ये टॉपिक हमारा यहीं फिनिश होता है। कल हम न्यू टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।